हाँ जी, कल आपके 20 क्वेश्चंस कंप्लीट थे। यस सर। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 में है हाउ द A10 और 25, अगर आपको एक A10 टू A25 सेल रेंज स्पेसिफाई करनी है तो किस तरह से करेंगे आप। ठीक है, तो स्पेसिफाई जैसे आप कोई फंक्शन लगाते हैं, अब उसमें आपको जो रेंज लिखनी पड़ती है वो कैसे लिखते हैं, फर्स्ट सेल कोलन में लास्ट सेल एड्रेस। और यदि अगर फर्स्ट सेल का एड्रेस A10 है और लास्ट सेल का A25 है तो हम कैसे लिखेंगे, बीच में कॉलन का साइन लगाकर। जैसे कि मैं आपको एक्सेल में करके दिखा देता हूँ। अब A10 से लेकर, अब जैसे A10 हमारा ये सेल है, ठीक है, A10 से लेकर A25, ठीक है, तो फर्स्ट सेल हमारा ये है और लास्ट सेल, जिस तरह से हमने यहाँ पर एक डेटा टाइप किया था, इक्वल टू सम, तो यहाँ पे मैंने एक सेलेक्ट किया रेंज को, जहाँ से हमें यहाँ पे हमें क्या करना है, सम करना है सभी वैल्यूज़ का। तो फर्स्ट सेल हमारा जैसे B2 और लास्ट सेल अगर है F2, तो B2 कोलन में F2 हो जाता है। फर्स्ट और लास्ट सेल स्पेसिफाई करना पड़ेगा हमें, कहाँ से कहाँ तक इसमें टोटल करना है। तो स्पेसिफाई करने के लिए हमें रेंज देनी पड़ती है, जहाँ से जहाँ तक हम कैलकुलेट करना चाहते हैं रेंज को। ठीक है, नेक्स्ट में है कंट्रोल प्लस के। आपने MS वर्ड में स्टडी किया था ना, हाइपरलिंक का यूज़ कैसे करते हैं। हाइपरलिंक के सारे क्वेश्चन सभी एप्लीकेशन में सेम रहेंगे, फिर चाहे वो वर्ड है, एक्सेल या पावर पॉइंट, तीनों एप्लीकेशंस में सेम रहेंगे, कोई भी डिफरेंस नहीं है। एंड नेक्स्ट वन इज कंट्रोल प्लस 1, किसकी कमांड होती है, फॉर्मेट सेल्स की। और ये फॉर्मेट सेल होता क्या है, इसके लिए आपको शो करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ आइटम्स, रेट, क्वांटिटी, टोटल, वैसे तो प्रैक्टिकली तौर पे इसका बहुत खास यूज़ है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है अगर आपका एग्ज़ाम एक प्रैक्टिकली वे में होता तो एक बिजनेस में, जॉब्स लाइन में काफ़ी यूज़फुल क्वेश्चन होता है ये। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ आइटम का नेम लिखा, टोटल कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, या मल्टीप्लिकेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट फंक्शन। ध्यान है ना सभी को। अब जैसे भी ये टोटल अमाउंट है, अब इसके अंदर हमें एक करेंसी का सिंबल अप्लाई करना है, तो करेंसी का सिंबल लगाने के लिए हम होम टैब में जाकर, चाहे तो आप यहाँ पे नंबर फॉर्मेट पे भी क्लिक कर सकते हैं, या ऊपर जनरल ऑप्शंस में जाकर नीचे यहाँ पर भी ऑप्शन आ जाएगा मोर नंबर के नाम से। अब यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पर देखो फॉर्मेट सेल की विंडो ओपन हो रही है। अब देखो मैं यहाँ पे ना कीबोर्ड से कमांड दे रहा हूँ, Ctrl+1 प्रेस करते ही देखो फॉर्मेट सेल की विंडो ओपन होगी, जहाँ से आप करेंसी या अकाउंटिंग पे क्लिक करके, ठीक है, ओके करते या डबल क्लिक करते देखो उसमें डॉलर का सिंबल आ गया। उसके अंदर ऑप्शन में अगर हम और डिटेल में जाते हैं, मैंने Ctrl+1 अगेन प्रेस किया, तो यहाँ पे देखो आपको हर एक कंट्री का सिंबल मिलेगा, किसी भी कंट्री का अगर आप लेना चाह रहे हैं। इसका यूज़ कई तरीके के लिए होता है। अब जैसे हमने रुपीस का सिंबल ले लिया, इंडियन रुपीस का, तो यहाँ पे रुपीस का सिंबल आ गया। और हटाने के लिए हम क्या करेंगे, वापस फिर से Ctrl+1 प्रेस करेंगे, जनरल पे जाके ओके कर देंगे, यानी कि टू स्पेसिफिक नो फॉर्मेट, तो यहाँ पे आ जाएगा नो स्पेसिफिक फॉर्मेट के लिए। सेम ऑप्शंस आपको यहाँ पर भी ऑप्शन मिल जाते हैं सारे के सारे। ठीक है, फॉर्मेट सेल पे जाके करना है एक कमांड के ज़रिए, या डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। और फर्स्ट सेल एड्रेस का क्या नाम होता है, A1। व्हाट इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट सेल एड्रेस, तो यहाँ पे आ जाएगा A1। ठीक है, जैसे यहाँ पे अब मैंने कंट्रोल होम बटन प्रेस किया फर्स्ट सेल पे जाने के लिए, या फिर कह सकते हैं स्टार्ट ऑफ द वर्कशीट, वर्कशीट के शुरू पे जाना है, या फर्स्ट सेल एड्रेस पे यानी कि A1 सेल पे, तो Ctrl+होम। और अगर हमें यहाँ पे जाना हो G7 पे, तो इसके लिए कमांड होती है गो टू।
जैसे एमएस वर्ड में हमने किया था ना गो टू, कंट्रोल जी, किसके लिए यूज़ किया था हमने? कहाँ पे जाने के लिए किया था? पेज नंबर पे जाने के लिए। बट एक्सेल में पेज नंबर पे जाने के लिए नहीं, अब हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं कंट्रोल जी। क्वेश्चन में क्या है? रेफरेंस। ठीक है, जैसे ही मैंने गो टू कमांड दी तो यहाँ पे आ जाएगा कि रेफरेंस का ऑप्शन, यानी कि किस सेल में जाना चाहते हैं आप, उस सेल का एड्रेस देके ओके कर देना। देखो जिस सेल का एड्रेस लिखा था मैंने, आ गया उसी सेल पे, तो G7 लिखा तो G7 पर आ गया। नेक्स्ट, तो किसी भी सेल एड्रेस पे जाने के लिए हम कंट्रोल जी का यूज़ करते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट वर्कबुक का नेम कल हमने पढ़ा था कि बुक 1 के नेम से होता है, जैसे हमने वर्ड में डॉक्यूमेंट 1 या पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन 1 के नाम से पढ़ा था। और एक्सेल में जब भी हम कोई न्यू फाइल लेकर काम करते हैं तो डिफ़ॉल्ट नेम हमें बुक 1 के नेम से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल क्या होता है? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रो एंड कॉलम। और सेल कैसे बनता है? कॉलम नेम और रो नेम को मिलाकर एक सेल का एड्रेस बनता है। आपका फिल्टर हो चुका है? नहीं हुआ ना? चलिए फिल्टर कराते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी बार आता है कि इसकी कमांड क्या होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस में एल। और जॉब लाइन में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ होता है, बहुत खास यूज़ में रहता है। ठीक है, कंट्रोल प्लस में शिफ्ट प्लस में एल, टर्न ऑन करने की कमांड पूछी है। और अगर क्वेश्चन में आ जाए ना कि टर्न ऑफ, यानी कि फिल्टर को चाहे आपने अप्लाई करना है या रिमूव करना है, टू अप्लाई और रिमूव फिल्टर। कई बार आता है फिल्टर तो कई बार आता है ऑटो फिल्टर लिखा हुआ, दोनों एक ही चीज़ है। चाहे क्वेश्चन में आ जाए फिल्टर, चाहे आ जाए ऑटो फिल्टर, टू टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ। ठीक है, अप्लाई करना है चाहे रिमूव करना है, दोनों ही केसेस में हम कंट्रोल शिफ्ट एल। तो हम एक रिकॉर्ड बनाते हैं पहले इसके लिए। अब जैसे यहाँ पर मैंने एक रिकॉर्ड डिज़ाइन किया, ऑप्शन आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा, सॉर्ट एंड फिल्टर के अंदर ऑप्शन है फिल्टर के ही नेम से। शॉर्टकट कमांड यहाँ पर लिखी हुई भी आएगी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस में एल लिखा हुआ भी आ रहा है। और जब हम कीबोर्ड से भी कमांड देते हैं, अगर अब मैंने प्रेस किया कंट्रोल फिर शिफ्ट एल प्रेस कर दिया, तो यहाँ पर देखो कुछ बटन बने हुए आगे ऊपर हेडिंग में, फिर से प्रेस करेंगे तो देखो हाइड हो जाएगा। मैंने यहाँ पे कलरिंग भी कर दी, शेडिंग भी दे दी। अब देखो मैं कंट्रोल शिफ्ट एल अगेन प्रेस करता हूँ तो कुछ बटन्स बने हुए आ रहे हैं। ये जो बटन आ रहे हैं ना, इसी को फिल्टर बटन कहते हैं। अब इसका यूज़ किस लिए किया जाता है? फिल्टर का मतलब क्या होता है? छांटना। जैसे एक आरओ फिल्टर होता है, खराब और साफ पानी को अलग कर देता है, छांट के निकाल देता है। ठीक है, आपने अगर इसमें से किसी डेटा को फिल्टर करना हो, जैसे कि अगर सब्जेक्ट में मार्क्स ज़्यादा हैं, जिन भी बच्चों के हिंदी के अंदर 60 से ज़्यादा है, सिर्फ उन्हीं का रिकॉर्ड देखना हमें, या कंडीशन हमें और बढ़ानी है कि 80 से अगर ज़्यादा है, जिसके भी मार्क्स हिंदी के सब्जेक्ट में 80 या 80 से ज़्यादा हैं, हमें सिर्फ उन्हीं का रिकॉर्ड देखना है। तो उसके लिए हम हिंदी वाले फ़िल्टर पे जाके ऑप्शन आता है यहाँ पे नंबर फिल्टर के नेम से। अब उसमें कंडीशंस क्या लगानी है? कंडीशन तो इसमें आपको बहुत सारी दिखाई दे रही होंगी, जैसे कि आप टॉप 10 का निकालना चाहते हैं। अब टोटल हमारे पास रिकॉर्ड ही यहाँ पे 5-6 बच्चों का है, तो हम टॉप 3 निकाल सकते हैं या टॉप 2 निकाल सकते हैं कि टॉप 2 स्टूडेंट्स कौन से हैं, या टॉप 3 कि फर्स्ट सेकंड थर्ड निकालना हो, या टॉप 5 निकालना है आपने 100 बच्चे में से कि 3 बच्चे आपको निकालने हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए, और 2 बच्चे आपको कंसोलेशन प्राइज़ के लिए निकालने हैं जो 4th या 5th आए हैं। तो ऐसे में आप टॉप 10 का यूज़ कर सकते हैं, या बिटवीन में कंडीशन लगानी है जिसके भी नंबर 80 से 100 के बीच में है, या 60 से 100 के बीच में है, या 0 से 40 के दौरान बीच में जिसके भी मार्क्स हैं, तो उनको हाईलाइट करना हो, उनको शो करना हो, तो हम उसका यूज़ करते हैं। तो हमने यहाँ पर ले लिया
ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 रख दिया हमने। ओके करते ही अब देखो यहाँ पे सिर्फ 2 ही बच्चे थे, हमने फिल्टर लगाया हिंदी के अंदर, तो हिंदी के अकॉर्डिंग चेक करके बताएगा हमें, बाकी कॉलम को रीड नहीं करेगा। एक समय पे आप एक कॉलम में फिल्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जैसे फिल्टर किया हिंदी पे किया था, तो हिंदी के अकॉर्डिंग फिल्टर कर दिया डेटा, और बाकी सारी एंट्रीज को क्या कर दिया, हाइड। बाकी सभी एंट्रीज इसमें देखो हाइड हो जाएंगी, सिर्फ उन्हीं का दिखाई देगा जिसकी कंडीशन ट्रू हो रही होगी सिर्फ। और फिर से सभी का देखने के लिए फिर से ऑप्शन पे जाके हम क्लियर फिल्टर फ्रॉम हिंदी कर सकते हैं, या अगर आप नेम फिल्टर लगाना चाहते हैं कि जिसका भी नाम ए से स्टार्ट होता है, तो नेम फिल्टर में जाके टेक्स्ट फिल्टर में तो बिगिंस विद का ऑप्शन भी है, एंड्स विद का भी ऑप्शन है, या कंटेन करना है कि जिसका नाम राम लिखा हुआ है सिर्फ वही आ जाए, या जो भी आपने मेंशन करना है उसमें कि इसी नाम के पर्टिकुलर सिर्फ इन्हीं नाम के बच्चों का डेटा देखना है। जैसे 1000 बच्चों का एक डेटा है, उसमें से आप एक स्पेसिफिक नेम पर डेटा फाइंड करना चाहते हैं, या आपके पास एक फीस रिकॉर्ड है, ठीक है, 5000 बच्चों की, अब उसमें इतने सारे बच्चों में किसी की फ़ीस निकालना है। अब हो सकता है कि बच्चे का नाम उस सेम नाम से 10, 20, 40 नाम भी हो, तो ऐसे में उसमें फाइंड आउट करना बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। तो फिल्टर करके जब हम करते हैं, तो बिगिंस विद में अगर मैं लिख देता हूँ ए, ओके करते ही देखो ए से स्टार्ट होने वाले जिसका भी नाम होगा तो सिर्फ उन्हीं का ही डेटा आ जाएगा। वापस क्लिक करेंगे ऑप्शन पे क्लियर फिल्टर, और वापस हमने ऑफ कर दिया। तो ये था फिल्टर का यूज़। नेक्स्ट इज शॉर्टकट की ऑफ फॉन्ट सेटिंग्स। MS वर्ड में इसकी कमांड क्या होती है फॉन्ट सेटिंग की, कंट्रोल D, यहाँ पे हमें शो भी करता है कंट्रोल प्लस में D वर्ड के अंदर, जबकि एक्सेल के अंदर होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस में F, ठीक है। तो सेम कमांड हम MS एक्सेल में कंट्रोल शिफ्ट F, और पावर पॉइंट में भी सेम रहेगी, कंट्रोल और शिफ्ट के साथ में F का यूज़ करके हम ओपन कर सकते हैं फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को। अगले क्वेश्चन में है टू हाइड द रो। अगर हमें रो हाइड करनी है तो कंट्रोल प्लस में 9, अब जैसे कर्सर हमारा अमन वाली रो में 4th नंबर रो में है, मैंने प्रेस किया कंट्रोल 9, तो यहाँ पर देखो रो नंबर 4 हाइड हो गई। और यही अगर मैं कंट्रोल 0 प्रेस करता हूँ तो देखो कॉलम अभी मैथ वाले डेटा में है, तो कंट्रोल 0 से पूरा कॉलम हाइड हो गया, ठीक है। अंडू कर दिया वापस। नेक्स्ट क्वेश्चन में है डिफॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज दैट आर एंटर्ड इनटू द सेल ऑफ एक्सेल। जब हम एक्सेल में किसी भी सेल में डेटा एंटर करते हैं, न्यूमेरिकल डेटा एंटर करते हैं, तो उसकी एक डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट न्यूमेरिकल वैल्यू की एंटर किए गए टेक्स्ट की क्या दिखाता है, ये राइट अलाइनमेंट। जबकि हम अल्फ़ाबेट में अगर टेक्स्ट लिखते हैं तो उसकी लेफ्ट में आती है बाय डिफ़ॉल्ट। अगले क्वेश्चन में व्हाट इज़ द मैक्सिमम विड्थ ऑफ कॉलम इन MS एक्सेल। कल की क्लास में आपको बताया भी था, और चेक करने के लिए हम किसी भी कॉलम में क्लिक करके, और ज़रूरी नहीं है कि हमें पूरा सेलेक्ट करना है, चाहे हम एक सेल पे क्लिक करके चेंज करें चाहे पूरे पे चेंज करें, हम सिंगल सेल की विड्थ कभी भी नहीं बढ़ा सकते, या किसी भी एक पर्टिकुलर रेंज की भी नहीं बढ़ा सकते। जब भी बढ़ाते हैं तो पूरे कॉलम की इंक्रीज होती है, फिर चाहे हम सिलेक्शन करके करें या विदाउट सिलेक्शन करें, चेंज हमेशा पूरे कॉलम की होती है विड्थ। और फॉर्मेट पे जाकर कॉलम विड्थ का नेम से एक ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पे जाके आप टाइप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना कोई भी एक लॉन्ग वैल्यू आप पुट कर देना, उसके बाद ओके करते ही यहाँ पे आपको स्क्रीन पे आपको मैसेज भी मिल जाएगा वार्निंग सिंबल का, ठीक है। कॉलम विड्थ मस्ट बी बिटवीन 0 and 255 कैरेक्टर। तो एक्सेल में किसी भी कॉलम की विड्थ, अब यहाँ पे विड्थ कह रहा है कि 255 कैरेक्टर, पॉइंट नहीं है, ध्यान रखना कैरेक्टर के अंदर है, विड्थ कैरेक्टर्स के अंदर है 255 कैरेक्टर, और मिनिमम 0 कर सकते हैं। और अगर हम हाइट की बात करें कि हाइट कितनी कर सकते हैं, तो उसके लिए एक ऑप्शन आता है इसी में ही सेम रो हाइट के नाम से। तो यहाँ पर भी मैंने कोई भी एक लॉन्ग डिजिट यहाँ पे एंट्री कर दी, ओके पे क्लिक करते ही
तो यहाँ पर भी कह रहा है कि मैक्सिमम हाइट, ये जो है ना पॉइंट्स में होती है, ठीक है, 409 पॉइंट है ये, और मिनिमम 0 कर सकते हैं, ये करेक्टर में नहीं है, ये पॉइंट्स होती है। तो रो हाइट मस्ट बी बिटवीन 0 एंड 409 पॉइंट्स, तो मैक्सिमम आप 409 कर सकते हैं। और एक सेल के अंदर आप मैक्सिमम कितने करेक्टर्स का डेटा टाइप कर सकते हैं? बिल्कुल 32,767। MS वर्ड में हमने 32,767 किस पॉइंट पे पढ़ा था हमने? किस चीज़ के लिए होती है? हाँ जी, रो के लिए। MS वर्ड में जो टेबल होती है ना, उसके अंदर आप मैक्सिमम रो कितनी ले सकते हैं? 32,767, यानी कि 32,767। MS वर्ड में ये टेबल की मैक्सिमम रोज होती है लिमिट कि आप कितने इंसर्ट कर सकते हैं। MS वर्ड पे जाएंगे, इंसर्ट मेन्यू में टेबल पे जाकर, जब आप इंसर्ट टेबल पे जाते हैं, यहाँ पे अगर मैं टाइप करता हूँ नंबर ऑफ रोज, जैसे मैंने न्यूमेरिकल कोई भी एक गलत वैल्यू लिख दी, एक लॉन्ग डिजिट एंटर करने पे ओके कर दी, दिखा देगा यहाँ पे मिनिमम 1, मैक्सिमम 32,767। और अगर कॉलम्स की बात करें तो कितने ले सकते हैं कॉलम्स? 63, बिल्कुल, तो 63 यहाँ पे शो कर देगा। तो MS वर्ड में मैक्सिमम 63 कॉलम इंसर्ट किए जा सकते हैं, मिनिमम 1। अगला क्वेश्चन, इन मेन्यू बार टू गो टू व्यू टैब, अगर आपको व्यू टैब पे जाना है, ठीक है, तो कैसे जाएंगे? इसकी शॉर्टकट कमांड होती है Alt प्लस में W। जब हम कीबोर्ड से Alt बटन प्रेस करते हैं ना, या फिर जब हम कीबोर्ड से F10 की प्रेस करते हैं, तो मेन्यू बार क्या हो जाती है? एक्टिवेट हो जाती है। किस फॉर्म में? करेक्टर की फॉर्म में हाईलाइट हो रही है, देखो यहाँ पे एक्टिवेट होगी मेन्यू बार। अब आपको किसी भी टैब में जाना है ना, अगर सभी के नीचे करेक्टर फॉर्म में एक लेटर हाईलाइट होकर आता है यहाँ पर, जैसे कि व्यू के लिए अब W दिखा रहा है, तो ये कैसे आया? Alt दबाकर, ठीक है। तो Alt के बाद अब जैसे ही मैंने Alt की दबा के बस कीबोर्ड से Alt छोड़ दिया, सिर्फ प्रेस करते ही मैंने Alt बटन छोड़ दिया, देखो मैं कैंसिल कर रहा हूँ। कैंसिल करने के लिए हम एस्केप बटन का यूज़ करते हैं, देखो Alt दबा के छोड़ दिया मैंने, उसके बाद व्यू के लिए दिखा रहा है W, रिव्यू के लिए R। तो ये ना वर्ड में भी एक्सेल में भी ये पॉइंट ज़रूर पढ़ लेना। इस तरह के क्वेश्चंस भी आ चुके हैं पहले, और कई बार आते हैं कि किस मेन्यू एंटर करना हो किसी मेन्यू को, तो हम कौन सी की का कॉम्बिनेशन यहाँ पर यूज़ करेंगे? Alt के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे Alt के बाद W प्रेस करते, देखो व्यू ओपन हो गया। फिर एस्केप दबाया, एस्केप दबा दिया। Alt के बाद H दबाएंगे तो होम पे, एस्केप एंड एस्केप, वापस रिटर्न बैक जाने के लिए। And the next question is, when we select a range of cells B3 to G9, जब आप कोई रेंज सेलेक्ट करते हैं या किसी भी सेल पर जब आप क्लिक करते हैं, तो उस सेल का एड्रेस आपको कहाँ पे शो होता है? नेम बॉक्स में दिखाता है। अब हमने क्लिक कर रखा है E7 पर, तो सेल का एड्रेस दिखा रहा है E7। और अगर मैं इसके अंदर मल्टीपल सेल रेंज अगर एक सेलेक्ट करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर C9 से लेकर अगर F9 तक सेलेक्ट किया, तो तब भी सेल का एड्रेस क्या दिखा रहा है? जहाँ से हमने यानी कि सिलेक्ट की रेंज, जिस सेल से मैंने सिलेक्शन स्टार्ट की, और अगर मैं सिलेक्शन C9 की बजाय अगर F9 से लेकर C9 तक सिलेक्ट करूँ, तो फिर क्या दिखा देगा? बिल्कुल F9। तो यहाँ पर देखो, जहाँ से भी हम क्लिक दबा के सिलेक्शन करते हैं, जहाँ से जहाँ तक, उसी सेल का एड्रेस दिखाता है, मल्टीपल रेंज नहीं दिखाएगा नेम बॉक्स के अंदर, सिर्फ स्टार्टिंग सेल का आएगा, जैसा क्वेश्चन में भी है। देन जैसे कि व्हेन वी सिलेक्ट ए रेंज ऑफ सेल, जब हम कोई एक रेंज सेलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए इसमें दे भी रखा है एक रेंज का नाम, तो सिलेक्शन करने पर देन इन द नेम बॉक्स कह रहा है कि ओनली द नेम ऑफ फर्स्ट सेल इज शोन, खाली फर्स्ट सेल का शो करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट सेल का मतलब उस सेल से है जहाँ से आपने सिलेक्शन स्टार्ट की,
और सिलेक्शन करने के बाद ओनली डैश सेल एड्रेस विल बी शोन, तो कौन सा सेल एड्रेस शो होता है हमें? फर्स्ट सेल शो होता है, यानी कि फॉर एग्जांपल के लिए आपने B3 से सिलेक्शन की थी तो सेल एड्रेस भी तो B3 दिखाएगा। अगर आपने G9 से B3 तक सेलेक्ट किया है तो एड्रेस में G9 आ जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट आता है मैक्सिमम जूम साइज। कल की क्लास में हमने पढ़ा था 400, पावर पॉइंट में भी 400 होता है और मिनिमम 10 होता है। 36 भी हो चुका हमारा। सेल एडिटिंग के लिए हमने कल F2 का यूज़ किया था। उससे नेक्स्ट आता है टू सिलेक्ट ए होल रो। अगर आपने किसी रो को सिलेक्ट करना है, आपने बस उस रो के अंदर कहीं पे भी क्लिक करना है। जैसे रो नंबर 8 में कर्सर है, ठीक है, रो नंबर 8 में जैसे कर्सर है, अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट के साथ स्पेस बार प्रेस करता हूँ तो देखो पूरी रो सिलेक्ट हो गई। अगर मैंने क्लिक किया यहाँ पर ईशा वाली रो के अंदर तो शिफ्ट के साथ स्पेस बार रो सिलेक्ट हो गई फिर से। तो ये पूरी होल रो, पूरी रो सिलेक्ट होती है एंड तक, बिल्कुल लास्ट तक। और यदि अगर हमें किसी कॉलम को सिलेक्ट करना हो, पूरा होल कॉलम, एंटायर आ जाए या होल आ जाए, एक ही बात होती है। तो यहाँ पे अगर मैं कंट्रोल के साथ दबाते हैं तो पूरा कॉलम सिलेक्ट होता है। जब हम शिफ्ट के साथ प्रेस करते हैं तो पूरी रो सिलेक्ट होती है, कंट्रोल के साथ करते हैं तो पूरा कॉलम। ठीक है, सी से कंट्रोल होता है, सी से कॉलम होता है। ठीक है, ध्यान रखना। और रो के लिए हो गया शिफ्ट। ठीक है, और शिफ्ट की क्या होती है? वाइड होती है। अब रो भी वाइड होती है। ठीक है, पॉइंट ध्यान रहेगा आपको। ताकि अगले क्वेश्चन में टू सिलेक्ट द एंटायर आ जाए चाहे होल वर्कशीट आ जाए तो यहाँ पे आ जाएगा Ctrl+A। अगर हमें पूरी वर्कशीट को सिलेक्ट करना है तो Ctrl+A का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 में ना, इसको मैं आपको प्रैक्टिकली कराता हूँ कि किस तरीके से आप काम कर सकते हैं। डॉलर का यूज़ क्या होता है, ये ऐसे क्लियर नहीं हो पाएगा। टू रिप्रेजेंट द एब्सोल्यूट एड्रेस, एक एब्सोल्यूट एड्रेस किसको पढ़ा जाता है? वी यूज़ द डैश सिंबल बिफोर बोथ कोऑर्डिनेट्स। अब बोथ कोऑर्डिनेट का मतलब यहाँ पे एक सेल के एड्रेस से है। अब जो सेल एड्रेस बनता है वो किस किस को मिला के बनता है? कॉलम नेम और रो नेम को मिलाकर। तो ये दोनों बोथ कोऑर्डिनेट्स। अगर हम दोनों से पहले डॉलर का साइन लगा देते हैं ना तो वो एक एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस बन जाता है, वो एक फिक्स्ड सेल रेफरेंस बन जाता है। इसी के ऊपर 4-5 क्वेश्चन आएंगे कम से कम, अलग अलग, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन है डॉलर के ऊपर, अलग अलग वर्डिंग में सारे। तो देखो इसका यूज़ समझते हैं किस तरह से करते हैं हम इसका यूज़। मैंने एक आइटम, रेट और क्वांटिटी एंड नेक्स्ट में ले लिया टोटल और उससे नेक्स्ट में ले लिया GST। 5% कैलकुलेट करना है और फिर लास्ट में निकालना है नेक्स्ट प्राइस। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ आइटम का नेम लिखा। जीन्स है 1200 रुपये, 2 खरीदनी है। टोटल कैलकुलेट करना है तो इनटू में मल्टीप्लाई करेंगे ना, क्वांटिटी है, ध्यान रखना मल्टीप्लिकेशन होती है। एंटर किया शर्ट 800 रुपये, 3 लिख दिया और सेम फॉर्मूला में नीचे चाहिए। अगर आपने किसी सेल में फॉर्मूला अप्लाई किया ना एक्सेल के अंदर और आप सेम फॉर्मूला नीचे भी अप्लाई करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से Ctrl+D प्रेस कर देंगे। MS वर्ड में अलग काम करती है फ़ॉन्ट सेटिंग के लिए। देखो Ctrl+D किसके लिए हो गई? यहाँ पर फॉर्मूला ड्रैग करने के लिए, यानी कि किसी भी सेल को ड्रैग करना है। क्वेश्चन में आ जाए ड्रैग सेल या आ जाए फिल डाउन सेल, ऑप्शन भी आपको शो कर देता हूँ। क्वेश्चन में अगर आ जाए ड्रैग सेल या ड्रैग डाउन या फिल डाउन तो आपको यहाँ पे फिल ऑप्शन पे जाके, इस ऑप्शन को हम फिल भी कहते हैं या ऑटो फिल भी कहते हैं। एक सीरीज डेटा डिज़ाइन करने के लिए, एक सीरीज बनानी हो, यहाँ पे दिखा भी रखा है ड्रैग डाउन के लिए, हम फिल डाउन के लिए कंट्रोल के साथ D पे यूज़ करते हैं तो लिखा हुआ भी आ जाएगा। और अगर हम ड्रैग राइट में करते हैं
तो आगे के क्वेश्चन में आपको ड्रैग राइट का भी यूज़ पढ़ाएंगे, कंट्रोल प्लस में R, ठीक है, ड्रैग राइट साइड में करना। इसके बाद मैंने प्राइस थोड़ा सा चेंज कर दिया, क्वांटिटी चेंज कर दी, और एक आइटम और ले लिया हमने। फिर से कंट्रोल D कर दिया। अब GST कैलकुलेट करना है। अब GST कैलकुलेट करना है, GST का मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब किसके ऊपर निकलेगा ये, ठीक है, यानी रेट इस पे निकालेंगे टोटल पर, ठीक है, बात एक ही है, ठीक है, चाहे हम उस पे निकालें, पर यहाँ पे तो क्वांटिटी दो होगी ना, तो हम रेट पे नहीं निकाल सकते, टोटल पे निकाल लेंगे, ठीक है। कितना परसेंट है, 5%, तो इनटू में हमने टाइप किया 5% इक्वल टू सेल एड्रेस ऑफ टोटल अमाउंट इनटू में जितने भी परसेंट निकालना चाहते हो उसके ऊपर टाइप कर देंगे मल्टीप्लाई का साइन लगा के, चाहे तो 5 लिख के आगे परसेंटेज का साइन लगाओ या डिवाइड का सिंबल लगा के 100 लिख सकते हैं, ठीक है, चाहे अपॉन 100 करो चाहे परसेंटेज का साइन लगाओ। एंटर करते ही देखो 5% निकल कर आ गया। इसके बाद अब हमें कैलकुलेट करना है नेट प्राइस, कैसे निकलेगा, क्या करेंगे यहाँ पर, नेट प्राइस। आपने अगर कोई आइटम परचेज करी 2400 रुपये की, उस पे आपको GST पे करना है 120 रुपये, तो प्लस होगा या माइनस, प्लस होगा, GST है, ऐड होता है, ठीक है, GST आ जाए चाहे वैट लिखा हुआ आ जाए प्लस होगा, टैक्स है, एंटर कर दिया प्लस हो गया। जिसके बाद मैंने दोनों सेल को सिलेक्ट करके कॉर्नर पॉइंट से फॉर्मूला सेल को ड्रैग कर दिया कॉर्नर से, ठीक है, जब कॉर्नर से ड्रैग करता है तो एक ब्लैक कलर का प्लस पॉइंट आता है, ठीक है, ये जो बॉक्स होता है इसको मैंने एक नाम बताया था कल, हैंडल बोलते हैं। ये जो सिलेक्शन बॉर्डर आती है, वाइट बॉर्डर सी आती है ना ब्लैक कलर की, तो इसको हैंडल या फिर फिल हैंडल भी बोलते हैं। अब हमने कैलकुलेशन तो कर लिया, जब हम किसी भी सेल में कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करके उसको ड्रैग करते हैं, जैसे मैं पहले आपको एक एडिट करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पर मैंने एक सेल में लिखा D2 इंटू में 5%, तो जब हमने इसको ड्रैग किया तो नीचे वाले सेल में सेल का एड्रेस क्या हो जाता है, क्या वो D2 ही रहता है, नहीं ना, तो ड्रैग करने पर देखो चेक करने के लिए हम क्या करते हैं F2। अगर आपने किसी सेल में फॉर्मूला चेक करना है तो आप F2 दबा के चेक कर सकते हैं। सेल एडिटिंग की कमांड होती है ये F2, या डबल क्लिक कर सकते हैं, या बिना F2 बिना डबल क्लिक किए आप ऊपर फॉर्मूला बार में भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी शो करता है बिना एडिट और बिना डबल क्लिक किए, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली जब भी हम किसी सेल को ड्रैग करते हैं और अगर उस सेल में कोई भी फॉर्मूला अगर अप्लाई हो रखा है तो ड्रैग करने पे जो सेल रेंज उसमें लिखी होती है ना वो ऑटोमेटिकली 1 पॉइंट इंक्रीज हो जाएगी। जैसे इसके अंदर लिखा था हमने D2 और ड्रैग करने पे ऑटोमेटिकली D3 हो गया, फिर उससे नेक्स्ट में ऑटोमेटिक D4 हो गया। ऐसे ही बाकी सभी में भी, अब इसमें D2 प्लस E2 है तो नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, बिल्कुल D3 प्लस E3 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट में D4 E4 हो जाएगा। सो अगर क्वेश्चन में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ GST 5% ना नीचे से उठाना है, हमें टाइप नहीं करना। अब यहाँ पे जो 5% की वैल्यू है ना GST की, हमने टाइप करके लिखा हुआ है, यहाँ पे टाइप करके बता रखा है उसमें कि कितना कैलकुलेट करना है। और अगर क्या होगा कि अगर सेल एड्रेस से उठा लेता हूँ, बाय गिवन सेल कर देता हूँ, तो सेल का एड्रेस क्या आ जाएगा A7, तो A7 लिखा, एंटर, तो इसका डिसएडवांटेज पता है क्या होगा। अब इसको ड्रैग करने पर D2 क्या बन जाएगा, D2 क्या बन जाएगा, क्या पता है, जवाब ही नहीं दे रहे। मन नहीं है क्या आज करने का, 2 दिन से आलस में घूम रहे हो सारे, एक्सेल टफ लग रहा होगा आपको, ऐसा ही है ना, है नहीं, आसान है, टफ लग रहा है किसी को, किस किस को लग रहा है, सारों को लग रहा है।
कोई बात नहीं, हो जाएगा कवर। ठीक है, जब दोबारा करेंगे ना, दोबारा बैच मिलेगा, हो जाएगा। एक बार में नहीं भी आ पाता है, एक्सेल डिफ़िकल्ट होता है, मुझे मालूम है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप 3-4 बार कर लेना। ठीक है, अभी तो काफ़ी समय आपके पास, एग्ज़ाम इतनी जल्दी तो कहाँ है, अभी तो देखो बहुत है, अभी तो डेट भी नहीं आई। अब ये तो है नहीं कि आज डेट आ गई और वही कल पेपर है, अभी तो रिजल्ट भी नहीं आया, अब फिर डेट आएगी, हो जाएगा आराम से। ठीक है, हाँ जी, तो हम कंटिन्यू करते हैं। तो देखो D2 × में A7, ठीक है, तो A7 जो है अब वो क्या बन जाएगा, A8 हो जाएगा। तो यानी कि ड्रैग करते ही देखो आंसर तो कैलकुलेट होकर आए। अब आंसर में 0 क्यों आ गया, क्योंकि उसके अंदर तो A8 हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं, अब A8 तो ब्लैंक है ना सेल, हमें वैल्यू किस में से रीड करानी है, A7 में से, पर वो तो A8 हो गया और उससे नेक्स्ट में क्या हो गया, A9 हो जाएगा। अब हमें ये वाली स्टार्टिंग वाली वैल्यू तो रीड करानी है, सेल का एड्रेस हमें ये तो अपग्रेड करना है, D2 को D3 या नीचे वाले में D4 करना है, पर A7 को तो हमें अपग्रेड नहीं करना है ना बाकी सेल में, क्योंकि जो हमारी GST वैल्यू है वो एक ही सेल में है, फिक्स है वो, हमने उसी में से हमने मल्टीप्लाई करना है। हमने मल्टीप्लाई किस सेल एड्रेस से करना है, GST किस में है, A7 में। तो हम चाहते हैं D2 को भी और उससे नेक्स्ट में जो D3 है या जो D4 है, तीनों सेल को किससे मल्टीप्लाई करना है, A7 से ही। तो इसको एब्सोल्यूट बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे वो पॉइंट आएगा एब्सोल्यूट का। ठीक है, सेम वैल्यू रीड करानी है, एक ही सेल से एक ही वैल्यू रीड करानी है, एक ही सेल एड्रेस से रीड करानी हो। हम चाहते हैं कि फॉर्मूला सेल को ड्रैग करने पर A7 ही रहे, A8 ना हो, A10 ना हो, A9 ना हो, चेंज ना हो, यानी कि अपग्रेड ना हो। तो उसको फिक्स सेल बनाने का मतलब होता है उसको एब्सोल्यूट कर देना, उसको फिक्स करने का मतलब एब्सोल्यूट करना होता है। तो कैसे किया जाता है, अब किसको हमने फ्रीज करना है यहाँ पे, A7 को। तो A7 में A क्या चीज़ है, हमारे कॉलम का नाम। तो उससे पहले मैं कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ डॉलर का साइन टाइप कर रहा हूँ, 4 के ऊपर बना हुआ है। ऐसे ही फिर 7 क्या चीज़ है, हमारा रो का नेम है। तो इससे पहले कर्सर लेकर आएंगे, डॉलर का साइन लगा दिया, एंटर कर देंगे। इसका भी एक मेथड और पढ़ेंगे आसान तरीका। अब देखो मैंने कंट्रोल D प्रेस किया, फिर से कंट्रोल D किया। अब चेक करते हैं फॉर्मूला, F2 प्रेस किया, यहाँ पर देखो D2 तो इंक्रीज हो गया, D3 बन गया, पर A7 ही है, वो चेंज नहीं हुआ। उससे नेक्स्ट में भी चेक करते हैं। अब देखो D3 से D4 एक्सपेंड हो गया, पर A7 तो A7 ही दिखा रहा है। तो इस तरह की कैलकुलेशंस के लिए अगर हमें किसी स्पेसिफाई करना हो, किसी सेल का रेफरेंस लॉक करना हो, इसको लॉक करना, फिक्स बनाना या एब्सोल्यूट करना बोलते हैं। किसी भी रेंज को अगर आपने एब्सोल्यूट बनाना है तो हम या तो डॉलर का साइन अगर मैन्युअली तरीके से लिखते हैं तो डॉलर का साइन कॉलम नेम और रो नेम दोनों से पहले या तो टाइप कर दो, अदरवाइज इसकी एक शॉर्टकट कमांड होती है। जिस भी सेल रेंज को आप एब्सोल्यूट बनाना चाहते हैं उस सेल एड्रेस पे क्लिक करके आप अगर कीबोर्ड से देखो F4 बटन दबाते हैं, F4 दबाते ही क्या हुआ, फिक्स हो गया वो। ठीक है, F4 दबाते ही क्या लग कर आ गया, डॉलर का साइन अपने आप लग कर आ गया। देखो अंडू कर रहा हूँ, मैंने कर्सर कहाँ पे रखा, चाहे A7 के बीच में रखो, चाहे पहले चाहे बाद में, यानी जिस भी सेल रेंज को आप एब्सोल्यूट बनाना चाहते हैं उस सेल रेंज के चाहे आगे क्लिक करो, चाहे बीच में, चाहे पहले, और F4 बटन दबा देना बस, और एंटर कर देंगे तो ये बन गया एब्सोल्यूट सेल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता हमारा, हाँ जी बहुत है 40 क्वेश्चन, चलिए मतलब कि यहाँ पर यह है कि थोड़ा सा आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसका यूज़ के लिए कि क्या यूज़ होता है, अगर आपको यूज़ पता होगा थोड़ा बहुत तो याद भी रहती हैं चीज़ें।
ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही।